गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। चलिए, कंप्यूटर की हमारी क्लास चल रही है। अभी ऑलरेडी 5 वीडियो आ रखा है हमारा कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कुछ MCQs वाले क्वेश्चंस भी हैं और कुछ जो है आपका थ्योरी वाला है। तो आज अपन जो देखने वाले हैं बच्चे, वो थ्योरी की क्लास होगी, जिसमें बहुत ही डिटेल में आपको चीज़ों को मैं समझाऊंगी और कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर से देखने वाले हैं। क्लियर है? तो जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। और कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है तो लास्ट तक जरूर देखना है ना। लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि इस थ्योरी का जो सार बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, थ्योरी का जो सार है ना, वो लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स के रूप में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वो भी आप जरूर से देखें, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज अपन जो देखने वाले हैं बच्चे, स्पेशली वो क्या है, क्या आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? एक बार आप मेरे को कॉमेंट करके बता देंगे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या आप लोग को क्लियरली विजिबल है। जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक, सही से दिख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण देखने वाले हैं। देखो, वर्गीकरण वाला एक और वीडियो मेरा ऑलरेडी आ रखा है, तो वो जाकर के आप एक बार देख लीजिए। आज हम देखेंगे कंप्यूटर का आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखो, बहुत टाइप्स के वर्गीकरण किए जाते हैं, तो आज जो हम कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे वो किस बेस पर होगा, तो कंप्यूटर के आकार पर और कंप्यूटर के कार्य के आधार पर। कंप्यूटर किस किस टाइप से कार्य करता है और उसकी आकृति कैसे, बड़े कंप्यूटर से हम एक छोटे से कंप्यूटर तक पहुंच गए, इन सभी बातों पर बहुत ही आराम से और मजेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। चीजें क्लियर? चलिए, तो सबसे पहली बात, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चे। पहला होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार और कार्य के आधार पर, पहला प्रश्न यहीं से बन गया आपका, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आकार और कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरे नंबर पर आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर का। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? सबसे पहले हम देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद फिर हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में और फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर, इसको हम देखेंगे सबसे लास्ट में। सॉरी, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन है भाई इतना ज्यादा याद कर रहे हैं मेरे को। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। यहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं बच्चे, बहुत आराम से समझना है ना, चीजों को समझ आ ही जाएगा, बस आप इत्मीनान से बैठे रहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, क्या याद रखना है आपको। तो सबसे पहली बात, यह आकार में बड़ा एवं शक्तिशाली ऑपरेटिव सिस्टम है जिसका प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, जो 4 प्रकार हमने देखा था ना, तो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है बच्चे होने के लिए तो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये भी आपकी आकृति में बहुत बड़ी होती है, साथ में शक्तिशाली भी होता है इसका, लेकिन जो प्रोसेसर है ना वो सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। संग्रहण क्षमता आप बोल सकते हो, यह जो है सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि यह जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब टाइम शेयरिंग तो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ आप रन करवा सकते हो। चीजें क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं? मैं बात कर रही हूं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। यहां पर मैंने आपको 2 पॉइंट अभी आपको समझाया बच्चे। सबसे पहला पॉइंट ये कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये आकृति में बहुत बड़ा होता है, बहुत शक्तिशाली भी होता है, लेकिन इसकी जो संग्रहण क्षमता है ना वो सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है, पर होती बहुत ज्यादा है। ठीक, पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई। दूसरा बात क्या बताया जा रहा है, तो मेन फ्रेम के बारे में दूसरा यह है कि यह टाइम शेयरिंग एवं इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इस कंप्यूटर में क्या किया जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक टाइम पर मल्टी प्रोग्राम ये कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्राम मतलब इसमें बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो आप एक साथ रन करवा सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम को आप एक साथ देख सकते हो, इसीलिए इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। चीजें यहां पर हमारी क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है। तो देखो, इसमें सामान्यतः 32 व 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर से एक पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे। कौन सा पॉइंट याद रखना है? तो थर्ड पॉइंट हमारा बोल रहा है कि इसमें सामान्यतः 32 64 बिट
माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, इसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर देखो, एक जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 32 बाइट का होता है, बीट बोलना चाहिए, बाइट नहीं ना, बाइट बोलोगे गलत हो जाएगा, 32 बिट बोल दो, 64 बिट बोल दो, ठीक है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यहां पर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है ना, तो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज नहीं होता है। हमेशा आप इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज करोगे तो 2 या 2 से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर ही आपको यूज करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये आपके कूट में पूछ देगा, फैक्चुअल पॉइंट्स है, याद रखना है आपको। हम बात कर रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे खासियत यह है कि इस कंप्यूटर में कभी भी सिंगल क्या यूज नहीं होता है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं होता है। हमेशा 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर ही इसमें यूज होता है। याद हो गया क्या चीजें? मेन फ्रेम कंप्यूटर में कभी भी सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं होगा, जब भी होगा 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है। या तो आप 32-32 के 2 ले लो, या आप 32-64 के 2 ले लो। इस प्रकार से हमेशा डबल 2 या 2 से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर ही इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नॉर्मली जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, चाहे वह 32 का हो या फिर आपका 64 बिट का हो। आया क्या समझ में? यहां पर क्लियरली ये चीज आपको बता दिया। हम अपने घर में जो लैपटॉप यूज करते हैं या फिर हम जो डेस्कटॉप यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, या तो 32 बिट का लगा होगा या 64 बिट का लगा होगा। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना बच्चे, इसमें कभी भी सिंगल माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा होता है, इसमें हमेशा डबल ही लगे होंगे। 2 होगा या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सिंगल नहीं होता है, ये यहां पर बताया जा रहा है। चीजें हमारी क्लियर? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो सिंगल यूजर में क्या होता है। तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के यहां पर मतलब आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, सिंगल यूजर में एक आदमी एक ही सिस्टम में बैठ करके एक ही काम कर सकता है, ये होता है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर का मतलब समझ आया? सिंगल यूजर का मतलब है कि एक ठो सिस्टम है जिसमें एक ही जाने आदमी बैठेगा और एक ही ठो काम को कर सकता है, इसको सिंगल यूजर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक सिस्टम में अलग अलग मॉनिटर, कीबोर्ड के थ्रू बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, इसे ही मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। कहने का मतलब है, बीच में आपका सीपीयू है, यहां पर कंप्यूटर है, यहां पर कंप्यूटर है, यहां पर कंप्यूटर, यहां पर कंप्यूटर, यहां पर कंप्यूटर, यहां पर कंप्यूटर, यहां पर कंप्यूटर। तो यहां पर अलग अलग लोग बैठ करके अपना अलग अलग काम सेम टाइम पर कर सकते हैं, तो इसे ही आपका मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। कहने का बात समझ आ गया क्या आपने को? तो यही चीज है जो आपको याद रखना था। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर है बच्चे? तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मल्टी यूजर कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? मल्टी यूजर कंप्यूटर है। मल्टी यूजर मतलब एक टाइम पर बहुत सारे लोग साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, मतलब उनका कीबोर्ड अलग रहेगा, मॉनिटर अलग रहेगा, माउस अलग रहेगा, सीपीयू सेम रहेगा। चीजें क्या अपनी समझ में आ गई हैं? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिंपल कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, भंडारण क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, बस सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम होता है। ठीक, दूसरा बात यहां पर क्या हुआ, यहां पर दूसरा बात हमने किया प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें कभी भी सिंगल प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं होता, हमेशा 2 होगा या 2 से ज्यादा ही यूज होगा। अब यहां पर मैंने एक और बात आपको क्लियर करवा दिया कि आखिर सिंगल प्रोसेसर का क्या मतलब है, सिंगल यूजर का क्या मतलब है और मल्टी यूजर का क्या मतलब है, यह भी हमको समझ आ गया। सिंगल यूजर मतलब एक टाइम पर एक व्यक्ति एक कंप्यूटर में काम कर रहा है, उसको सिंगल यूजर कहते हैं। लेकिन एक टाइम पर एक से ज्यादा लोग उसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उसको मल्टी यूजर कहा जाता है। और जो मेन फ्रेम है वो मल्टी यूजर है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए इस चीज के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है। तो इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनी, बैंक, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान, सरकारी संगठन आदि में होता है। क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ना बच्चे, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, ये बहुत पहले यूज होता था, ये सारा कंप्यूटर अभी भी यूज होता है, लेकिन आप इसको नॉर्मली अपने घर में नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी आकृति बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसीलिए ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं ना, उसको आप बड़ी बड़ी कंपनी में प्रयोग कर सकते हो, बैंक में प्रयोग कर सकते हो, रक्षा वाले क्षेत्र में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, या मान लीजिए आप अंतरिक्ष विज्ञान के शाखा में काम कर रहे हैं तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अनुसंधान कुछ करना है तब आप ये बड़े बड़े कंप्यूटर को अपने लैब में रख सकते हो। कहने का मतलब समझ आया कि नॉर्मली हम अपने घर में सामान्य उपयोग के लिए इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी विशेष चीज के लिए ही इन
इन टाइप्स के जो कंप्यूटर है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड है इसकी गणना मिप्स के द्वारा किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क के साथ आप इसको पेन डाउन करेंगे। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है इसकी जो गणना है, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर के स्पीड की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है बच्चे? तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसकी जो स्पीड है उसकी गणना मिप्स के द्वारा की जाती है, MIPS के द्वारा किया जाता है। अब ये मिप्स क्या है, MIPS क्या है? तो याद रखेंगे मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिप्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आप कितने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, इसका मतलब ये है। तो चीजें हमारी क्लियर हो गई क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड की गणना किससे की जाती है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड की जो गणना है वो मिप्स से किया जाता है। मिप्स क्या होता है बच्चे? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन दे सकते हो उसे ही आपका मिप्स कहा जाता है। उसे ही आपका क्या कहा जाता है? मिप्स कहा जाता है। याद हो गया क्या चीजें? याद कीजिए, साथ में बस सुनते जाइए। वीडियो के लास्ट में आप पाएंगे कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आपके भेजे में जाकर के घुस चुका है, लेकिन बस आपको कंटिन्यू मेरे वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो चीजें मैं बोल रही हूं एकदम ध्यान लगा करके सुनना है। प्रेशर मत डालना अपने माइंड पर कि मुझे याद करना कुछ नहीं करना, आप बस सिर्फ सुनिए मुझे। आप पाएंगे कि वीडियो के लास्ट में मैक्सिमम चीजें आपके भेजे में जाकर के घुस चुकी हैं। चीजें क्लियर? और जब मैं MCQ करवाऊंगी तब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका आंसर भी दे रहे होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें। चलिए, तो चीजें हमारी क्लियर हो चुकी। मेन फ्रेम कंप्यूटर अपने को समझ आ गया। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज था वो 2 पॉइंट है बच्चे। पहला पॉइंट ये कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसकी स्पीड की गणना किससे होती है? मिप्स से होती है। और दूसरा, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं कभी भी सिंगल नहीं होता है, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही यूज होगा। और तीसरी बात, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये मल्टी यूजर होता है, सिंगल यूजर नहीं होता है, क्योंकि यह जो कंप्यूटर है वो बहुत बड़ा होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चीजें क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए 8वां पॉइंट है हमारा, दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखकर ही आपको समझ में आ चुका होगा। याद रखेंगे कि दुनिया का जो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बना था, दुनिया में जो सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? तो विश्व में जो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बना था बच्चे, उसका नाम है यूनिवैक 1। क्या नाम है उसका? यूनिवैक 1। क्या नाम है उसका? यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 ये किस टाइप का कंप्यूटर है? तो यह मेन फ्रेम कंप्यूटर है। विश्व में सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में यूनिवैक 1 को बनाया गया था। चीजें हमारी याद हो चुकी हैं। आगे बात करेंगे। अब दूसरा प्रश्न यहीं पर से बन जाएगा कि दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर था, मेन फ्रेम कंप्यूटर था, वो बनाया किसने था या उसका जनक कौन है? तो याद रखेंगे दुनिया में जो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बना था उसके जो जनक है वो किसके द्वारा बना था? तो वो IBM के द्वारा बना था। किसके द्वारा बना था बच्चे? इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? IBM के द्वारा किया गया था। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IBM का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूं, इंटरनेशनल बिजनेस। M का मतलब आप बताएंगे, सब मैं बताऊंगी, तुम लोग क्या करोगे फिर? ठीक है, चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं क्या? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में याद रहेगा अपने को। सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवैक 1 है, जिसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? तो IBM के द्वारा हुआ है। चीजें क्लियर? आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जितने प्रश्न बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। लास्ट में फैक्चुअल पॉइंट्स के रूप में कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। दूसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर। क्या बोल रहा है बच्चे? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? नाम से ही क्लियर है कि ये जो मिनी कंप्यूटर है ना हो यह आकार में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। बात किसकी हो रही है? मिनी कंप्यूटर की हो रही है। अब देखो यहां पर यह मत समझ लेना कि मिनी कंप्यूटर को बोल रहा है कि आकार में सबसे बड़ा होता है, नहीं, यहां पर आपको क्रम बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है आकार में। तो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है बच्चे वो सुपर कंप्यूटर होता है। आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर होता है और मिनी कंप्यूटर के बाद फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। समझ आया? यही यहां पर लिखा हुआ है। तो आकार में सबसे बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, उसके बाद फिर आपका मिनी कंप्यूटर होगा, मिनी के बाद में फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। चीजें क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं? अब आगे पॉइंट देखो, इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे जो मिनी कंप्यूटर है इसकी बात हो रही है। मिनी कंप्यूटर में क्या करते हैं बच्चे?
तो जो मिनी कंप्यूटर है ना, इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। इससे पहले मैंने मेन फ्रेम पढ़ाया था। मेन फ्रेम में मैं क्या बताई थी आपको, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें एक तो होता ही नहीं है यूज, इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर भी आप यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर भी आप यूज कर सकते हैं। चीजें क्लियर हमारी। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। मेन फ्रेम में 2 या 2 से अधिक, पर मिनी कंप्यूटर में एक या एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है। देखो जो मैं बोलती हूँ ना वही यहाँ पर कॉपी हो जाता है, ठीक है, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ वही यहाँ पे लिखा जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि इसकी संग्रहण क्षमता व डाटा प्रोसेसर की जो गति है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मजे की बात बता दिया यहाँ पे। तो देखो अभी तक हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे माइक्रो मिनी, इससे हमको ये चीज समझ आता था कि माइक्रो बड़ा होता होगा, मिनी उससे छोटा होता होगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया है भाई, मिनी बड़ा है पर माइक्रो छोटा है। कहने का मतलब है कि हम अभी मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिनी कंप्यूटर कौन से नंबर पर आ रहा है, सबसे पहले आकार में सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है, फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा होता है बच्चे, उसके बाद फिर आपका मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है, उसके बाद फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर बड़ा होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो इसकी जो संग्रहण क्षमता है और जो डाटा प्रोसेसर की गति है ना, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, क्यों भाई, क्योंकि माइक्रो जो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है। इसी वजह से जो मिनी कंप्यूटर की क्षमता है ना वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा, याद रहेगा आपको। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है इसकी तुलना में मिनी कंप्यूटर का जो पावर है वो अधिक होता है। आगे इसका उपयोग यात्री, आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में किया जाता है। आया क्या अपने को समझ में? यात्री कहने का मतलब है कि यात्री लोग भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसका आविष्कार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मिनी कंप्यूटर के बारे में। क्या बताया जा रहा है, तो इसका जो आविष्कार है वो 1965 में डीईसी ऐसे लिखूंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा क्या आपको, देख लीजिए। तो मिनी कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो 1965 में कब हुआ था बच्चे, 1965 में डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी के द्वारा हुआ था। डीईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीईसी का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके कंपनी के द्वारा किया गया था। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर नहीं मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो जो मिनी कंप्यूटर है, सबसे पहली बात तो ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका जो आविष्कार है वो 1965 में हुआ था। 1965 में डीईसी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था मिनी कंप्यूटर का आविष्कार, 1965 में हुआ, डीईसी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, डीईसी के द्वारा हुआ। डीईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीईसी का फुल फॉर्म है बच्चे डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। याद हो गया क्या, इस कंपनी के द्वारा ही क्या हुआ था, इसका जो आविष्कार है वो किया गया था। याद रहेगा, इससे पहले जो हमने देखा था कौन सा कंप्यूटर देखे थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर देखे थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आविष्कार कौन सी कंपनी द्वारा हुआ था, आईबीएम कंपनी के द्वारा हुआ था। याद आ गया। वैसे जो मिनी कंप्यूटर है इसका आविष्कार किसके द्वारा हो रहा है, डीईसी के द्वारा हो रहा है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है आपका 7वां, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। देखो भाई याद रख लेना, ऐसे प्रश्न ना आए तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पहला मिनी कंप्यूटर कौन था, कब बना था, ये तो हमने देख लिया 1965 में बना था। कौन सा था, तो पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो था बच्चे PDP-8। PDP-8 यह आपका पहला मिनी कंप्यूटर था। कौन सा था, PDP-8। कौन सा था, PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर, PDP-8 कौन सा था, PDP-8। PDP-8 कब बना है, 1965 में। कौन सी कंपनी बना रही है, डीईसी। ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तरफ। तो हमको क्रम क्या याद हो चुका है, मैं ये मान करके चलूं कि आप लोग को क्रम याद हो गया है। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आईबीएम के द्वारा बना है, वही मिनी कंप्यूटर आपका डीईसी के द्वारा बना हुआ है, 1965 में बना था। पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको अभी तुरंत यहां पर बता दिया गया है। वही पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो वो भी आपको बता दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो सबसे पहली बात कि इसका जो विकास है सर्वप्रथम 1970 से प्रारंभ हुआ था। मिनी कंप्यूटर 1965, याद रखना है मिनी कंप्यूटर का क्या है, 1965 है। वही माइक्रो कंप्यूटर की बात कर ले तो माइक्रो कंप्यूटर 1970 से प्रारंभ हुआ था, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। समझ आया क्या, माइक्रो कंप्यूटर यूज कब से हो रहा है, तो माइक्रो कंप्यूटर आपका 1970 के दशक से यूज हो रहा है। और वो भी कब यूज हो रहा है, तो जब
सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हम करने लगे। पहले नहीं होता था, लेकिन जब हम सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे ना, तभी से आपका माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। ठीक। दूसरा, इसका जो विकास है वो सर्वप्रथम आईबीएम, फिर से वही कंपनी आ गया, ने किया था। याद रखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर का भी प्रयोग या आविष्कार सबसे पहले किसने किया है? आईबीएम कंपनी ने किया है। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा? याद रखेंगे बच्चे, ऐसे प्रश्न बन ही जाएगा। तो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है आपका ALTAIR। ठीक है, IR याद रखेंगे, अल्ट एयर बोल सकते हो, ALTAIR 8800। ठीक है, ये पहला आपका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? पहला माइक्रो कंप्यूटर है आपका अल्ट एयर, ALTAIR 8800, अल्ट एयर 8800, अल्ट एयर पहला माइक्रो कंप्यूटर है। 1970 के दशक में बनना चालू हुआ था, जब हम सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करना चालू कर दिया। इसको भी कौन सी कंपनी ने बनाई है? आईबीएम कंपनी ने ही इसको भी बनाया था। ये पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसमें सिंगल प्रोसेसर यूज होते हैं। अब यहां पर से पॉइंट आपका थोड़ा सा बदल रहा है। क्या बदल रहा है देखो, तो यह जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना बच्चे, इसमें सिंगल प्रोसेसर यूज होते थे, या तो 8 या 16 या 64 या 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता था। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है कि शुरुआत में जब माइक्रो कंप्यूटर बना 1970 के दशक में, उस टाइम पर क्या होता था ना, माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल यूजर यूज होते थे। सिंगल यूजर मतलब सिंगल प्रोसेसर यूज किया जाता था, सिंगल प्रोसेसर यूज होता था। या तो 8 बीट का प्रयोग कर लिया, या 16 का कर लिया, या 32 का कर लिया, या फिर 64 का कर लिया, लेकिन सिंगल ही यूज होता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ा, उसके बाद फिर VLSI। VLSI का मतलब क्या होता है? VLSI का मतलब होता है बच्चे वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्किल ऑफ इंटीग्रेशन, स्किल ऑफ इंटीग्रेशन। और ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्किल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इन दोनों के कारण माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आ गई। मतलब शुरुआत में क्या था ना, जो ये माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसका भी जो आकार है वो काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन ये कैसा था, तो इसमें सिंगल ही यूज होते थे, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दो अस्तित्व में आया, एक तो VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्किल इंटीग्रेशन, और एक है आपका ULSI अल्ट्रा लार्ज स्किल इंटीग्रेशन। इन दोनों की वजह से क्या हुआ ना, जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका जो आकार था पहले बड़ा था, वो अब थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर की बात ही हम कर रहे हैं अभी तक, है ना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। उपयोग की अगर हम बात कर लें तो जो माइक्रो कंप्यूटर है इसका उपयोग घर में, ऑफिस में, विद्यालय में, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिजनेस में भी ले लो, मनोरंजन में, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाने लगा। मतलब घर में भी नॉर्मली माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, पहले माइक्रो कंप्यूटर छोटा था, उसके बाद फिर क्या हुआ, VLSI और ULSI, इन दोनों के प्रयोग की वजह से जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसका आकार कम हो गया। क्लियर है? अब जब कम हो गया तो आप आराम से अपने घर में प्रयोग करने लगे इसको। आगे बात करते हैं, इसके प्रोसेसिंग स्पीड की जो गणना है ये भी आपके MIPS में ही की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? MIPS के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? MIPS के द्वारा ही किया जाता है। जैसे देखो, अब यहां पर एग्जांपल समझना, पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PC कहते हैं, है ना, तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, नॉर्मली जो आपके घर में कंप्यूटर होता है ना, डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डेस्क के ऊपर में रखा होता है, इससे उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, या फिर आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, ये सब क्या है? तो यह सब जो है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आने वाली चीजें हैं, क्योंकि इनकी आकृति कम हो गई है भाई, और जब आकृति कम होगी तो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं ना इसको, यही चीज यहां पर बताया गया है। तो माइक्रो कंप्यूटर के आपने को समझ आ गया। माइक्रो कंप्यूटर 1970 के दशक में बना। जब शुरुआत में बना तो इसकी आकृति बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी आकृति कम हो गई, इतनी कम हो गई कि आप अपने घर में भी यूज कर सकते थे। इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है, स्मार्टफोन भी आ जाता है, आपका टैबलेट भी आ जाता है, आपका लैपटॉप भी आ जाता है, आपका डेस्कटॉप भी आ जाता है। चीजें क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। अब मैं माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स को आपको क्लियरिफाई यहां पर करने वाली हूं। माइक्रो कंप्यूटर तो अपने को समझ आ गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने देख लिया,
मिनी कंप्यूटर भी हमने देख लिया, माइक्रो कंप्यूटर भी हमने देख लिया। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, इसके अंतर्गत डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे बड़ा जो कंप्यूटर था वो कैसे छोटा 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 इतना छोटा हो गया कि सिर्फ वो हमारे पाम में आने लगा। ठीक है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन जाता है वो हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक कंप्यूटर हमारा बचेगा सुपर कंप्यूटर, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है आकार और काम के आधार पर वो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो सके। चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप कैसा होता है आप सभी जानते हैं, आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा तो वही आपका डेस्कटॉप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? डेस्कटॉप कहलाता है। देखिए, डेस्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह कंप्यूटर डेस्क के ऊपर में रखा रहता है यार, सिंपल सा बात है। देखिए, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो यही समझ लो, जो डेस्कटॉप है इसे ही आपका पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, अपना कंप्यूटर भी कहा जाता है, सामान्य कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल प्रयोग किए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये पॉइंट क्या नोट है आपका? नोट करना है। अभी हम जो घर में यूज करते हैं ना, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, सिस्टम, यूनिट, ये सारा कुछ होता है। क्योंकि डेस्कटॉप में तो सब होगा ना। डेस्कटॉप में क्या क्या होता है? कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, इसी के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं सिस्टम यूनिट। एक शब्द यहां पर प्रयोग हुआ है बच्चे ऊपर में, सिस्टम यूनिट। तो सबसे पहली चीज ये समझो कि इस सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आता क्या क्या चीज है। तो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत बच्चे सीपीयू आ जाएगा आपका, मेमोरी आ जाएगा आपका, हार्डवेयर वाले आइटम्स आ जाएंगे आपके, मतलब आपका जितना भी चीजें। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दो चीजों के बारे में मैंने बताया था आपको। हार्डवेयर में समस्त आइटम जिसको आप छू सकते हो अपने हाथ से, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो ये जो हार्डवेयर है ना, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यह जो माइक्रो कंप्यूटर है, यह छोटे आकार के सामान्य कार्य के लिए बनाया जाता है। समझ आया क्या? छोटा छोटा है, अपने सामान्य कार्य के लिए हम उसको बना रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, सीमा पे जाकर रक्षा करने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए इसको नहीं बना रहे हैं, हम अपने काम के लिए बना रहे हैं। इसलिए इसकी आकृति भी क्या होती है? छोटी होती है। इसके अंतर्गत आप अपने स्मार्टफोन भी रख सकते हो, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, उसमें आप सारा यूज करते हो। अभी आप मेरा वीडियो भी अपने मोबाइल में ही देख रहे हो, समझ पा रहे हो क्या? कैसे देख रहे हो? तो आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं इंटरनेट को कनेक्ट करके, तो यह भी एक प्रकार का आपका माइक्रो कंप्यूटर ही है बच्चे। यही चीज आपको यहां पर समझाया जा रहा है। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं? देखिए, तो माइक्रो कंप्यूटर यह छोटे आकार के सामान्य कार्य के लिए बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो एक बात समझो, पीसी जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, इसे ही आपका डेस्कटॉप भी कहा जाता है। अब आपके माइंड में आना चाहिए आखिर पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। बता चुकी हूं पहले वाले वीडियो में, जाकर आराम से देख सकते हो। यहां पर सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब एक लाइन में आप ये समझो, उस कंप्यूटर जिसका प्रयोग आप सिर्फ अपने लिए करते हो, अपने काम के लिए करते हो, और कोई नहीं कर सकता उसमें वर्क आपके सिवा। मतलब एक टाइम पर एक ही व्यक्ति उसमें काम करे, उसे ही आपका क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब जैसे आपके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल एक टाइम पर सिर्फ आप ही देख सकते हो, 10 लोग मिलकर के नहीं देख सकते हो। 10 लोग, आप बोलोगे मैडम हम लोग तो 10 लोग मिलकर के देखते हैं। 10 लोग मिलकर भी देखोगे बेटा, तो उसको एक ही जाने हाथ में ना पकड़ोगे, सब लोग तो मिलकर तो नहीं पकड़ सकते हो। आ रहा है क्या समझ में? अब उसमें तुमको कुछ ऑपरेट करना है। जैसे मोबाइल में तुमको गेम खेलना है मान लो, तो एक तो मोबाइल में तुम ही ना गेम खेलोगे, सब तो नहीं खेल सकते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि एक टाइम पर इसको एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। उसे ही आपका पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, उसे ही आपका डेस्कटॉप कहते हैं, उसे ही आपका माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये चीजें हमारी यहां तक क्लियर हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। देखिए, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है। अब देखो, मैंने दो बातें कही हैं। अभी मैंने क्या कहा कि यह जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसको एक टाइम पर एक ही बंदा चला सकता है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि यह मल्टीटास्किंग होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब यह है कि चलाएगा तो एक ही जाने, भले ही उस मोबाइल में वो दो काम एक साथ कर सकता है। जैसे वो गेम भी खेल रहा है और यहां पर लोगों का कमेंट भी देख रहा है, लाइव में जो जो कमेंट चल रहा है, या फिर मैं आपके सामने यहां पर वीडियो भी बना रही हूं, साथ में मैं आपका लाइव कमेंट भी देख रही हूं, कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है। समझ आया क्या? कहने का मतलब माइक्रो कंप्यूटर में एक ही बंदा काम करेगा एक टाइम पर, नो डाउट, लेकिन मल्टीटास्किंग होता है। आप एक साथ कई ठो काम कर सकते हो। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूं, यहीं पर तुरंत मेरे को व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आ गया, मैं उसको भी सीन कर लूंगी और साथ में वीडियो भी कंटिन्यू रहेगा। आया समझ में अपने को? चलिए आगे बात करते हैं। कुछ प्रमुख
क्या बोला जा रहा है? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में है ना अपन। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? देखिए, फिफ्थ पॉइंट में आपका कहा जा रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर को आप इंटरनेट की सहायता से आपस में जोड़ सकते हो ना? बिल्कुल जोड़ सकते हो भाई, वही चीजें तो यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ प्रमुख पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। जैसे कि अब यहाँ पर जो पर्सनल कंप्यूटर है ना, ये पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है? तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका IBM, ये तो पर्सनल कंप्यूटर बनाता है भाई, ठीक है, ये तो फेमस कंपनी है आपका। इसके अलावा आपका लोनोवा आ गया, एप्पल आ गया, जेनिथ आ गया, कॉम्पैक आ गया, HP आ गया, HCL होता है एक तो, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर को बनाती है, तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में निर्मित सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ है। यह पॉइंट नोट करो, ठीक है, यह नोट करो आप। बात हो रही है भारत में निर्मित, तो भारत में बनने वाला सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? PC कौन सा था? तो भारत में निर्मित सबसे पहला PC सिद्धार्थ था। कौन सा था बच्चे? सिद्धार्थ था। कौन सा था बच्चे? सिद्धार्थ था। भारत में बनने वाला पहला पर्सनल कंप्यूटर है ये। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अब छोटा सा है भाई, घर में भी यूज कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, व्यापार में भी कर सकते हो, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाश आदि के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा है, कुछ भी काम कर सकते हो इसमें। पर्सनल कंप्यूटर का विकास सबसे पहले 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले जो भारत में बना था, सिद्धार्थ था। दूसरी बात हो रही है कि सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ या विकास, तो याद रखेंगे 1981 से। और जब शुरुआत में इसका प्रारंभ चालू हुआ ना बच्चे, तब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था इसमें? तब इसमें 8088, कौन सा? 8088 माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता था। यहां तक हमारी चीजें क्लियर है। अगला पॉइंट है, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे PCXT, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर एंड एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या नाम दिया गया। अब देखो, ये जो पर्सनल कंप्यूटर था ना, इसका प्रयोग अपने आप सामान्य काम के लिए करते थे, छोटा मोटा काम के लिए करते थे। कुछ समय बाद क्या किया गया, यह जो पर्सनल कंप्यूटर है या जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता को बढ़ाई गई तथा इसे नाम दे दिया गया। अभी तक आप इसको सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर कहते थे, अब इसका नाम बदल करके PCXT रख दिया गया। PCXT, PC का मतलब तो पर्सनल कंप्यूटर ही होगा, XT का मतलब क्या होगा? तो XT का मतलब हो जाएगा आपका एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यह नाम दिया गया। अब क्या हुआ? 1984 में, शुरुआत 1981 में हुआ है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का, है ना। अब 1981 से बढ़कर हम पहुंच चुके हैं 1984 में। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पर्सनल कंप्यूटर को PCAT नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? PCAT। अब देखो, PC का मतलब तो पर्सनल कंप्यूटर ही है, AT का मतलब हो जाएगा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। चीजें क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं? सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर अस्तित्व में आया, उसके बाद फिर 80-81 के दशक में PCXT अस्तित्व में आया। XT का मतलब क्या था? एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। फिर समय बढ़ा, 1984 में ये जो PCXT है, इसका भी नाम को बदला गया और उसको क्या रखा गया? PCAT रखा गया। AT का मतलब होता है बच्चे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस रहेगा। यह क्रम भी आपको याद रखना है, PCXT और PCAT। अब क्या हुआ? तो अभी वर्तमान में, हम वर्तमान पीढ़ी में सभी पर्सनल कंप्यूटर को PCAT ही कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ही कहा जाता है। वर्तमान में हम जो भी स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, जो भी कंप्यूटर हम पर्सनल कंप्यूटर का जो प्रयोग कर रहे हैं, उसको PCAT ही कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ही कहा जाता है। चीजें हमारी क्या क्लियर हो गई हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ में कोई कमी नहीं है? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। मैं किसके बारे में बता रही हूं आपको? मैं आपको बता रही हूं माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा हो रही है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताया, डेस्कटॉप के बारे में बताया। अब मैं बात कर रही हूं वर्क स्टेशन कंप्यूटर का। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है भाई? तो यह भी एक प्रकार का आपका डेस्कटॉप ही है बच्चे, डेस्क के ऊपर में रखकर ही इसको भी चलाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर पर ही थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन
लेकिन समझो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़ा सा एडवांस है। थोड़ा सा एडवांस कैसे हुआ? तो एडवांस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी मॉनिटर यूज होते हैं ताकि अलग अलग कार्य को अलग अलग मॉनिटर में हम लोग देख सकें। आया क्या समझ में? है ये डेस्कटॉप ही, लेकिन डेस्कटॉप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? डेस्कटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें एक टाइम पर एक ही व्यक्ति बैठ करके एक ही काम कर सकता है। लेकिन थोड़े समय बाद क्या हुआ? वर्क स्टेशन कंप्यूटर आया। यह भी एक प्रकार का डेस्कटॉप ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए हैं और उस मॉनिटर में अलग अलग व्यक्ति बैठ करके अलग अलग काम को देख सकता है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया। है डेस्कटॉप ही पर थोड़ा सा एडवांस डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह एक शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो समझ आया, जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर बनाया गया है ना, इसमें स्पेशली डिस्प्ले पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिस्प्ले को ध्यान में रखते हुए इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। सिंगल यूजर है, अर्थात एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो वहीं आप लाइव कमेंट भी पढ़ सकते हैं। कहने का एकदम सिंपल सा मतलब है कि कहां कहां पर क्या क्या काम हो रहा है उसको बहुत सारा मॉनिटर लगा करके आप अलग अलग आदमी देख सकते हो। लेकिन सिंगल यूजर है, काम एकिष्ट होगा, मल्टीटास्किंग है। समझ आ गया क्या आपने कुछ चीजें? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्र में वास्तविक परिस्थिति को उत्पन्न कर उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर का एक और एग्जांपल हमारे सामने आज के टाइम पर जिसको सब जानते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है। अब ये लैपटॉप कंप्यूटर क्या है देखो, तो यह नोटबुक के आकार का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी आप ले जा सकते हो। लैपटॉप कौन नहीं देखा है, कौन नहीं जानता है भाई यहाँ पर लैपटॉप कैसा होता है? तो जो लैपटॉप होता है ना, आपका नोटबुक होता है जिसको ऐसे फोल्ड करके आप रख सकते हो, तो नोटबुक के आकार का ही क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जिसको आराम से आप ब्रीफ केस में रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो लैपटॉप नहीं देखा होगा, है ना? इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे पड़नी नहीं चाहिए। इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाती हूँ। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद है। लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर है, सभी विशेषता इसमें मौजूद है। इसका उपयोग गोद में रखकर किया जाता है, इसलिए इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। लैप का मतलब होता है बच्चे गोद। लैप का मतलब क्या होता है? लैप का मतलब ही होता है गोद, और टॉप मतलब होता है ऊपर में। तो गोद के ऊपर में रखकर आप यूज कर रहे हो, इसी वजह से इसको लैपटॉप कहा जाता है। नाम भी क्लियर हो गया ना हमारा? अब देखिए, लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। पेन डाउन करेंगे, ये जो लैपटॉप है इसका विकास एडम ऑसबर्न द्वारा, किसके द्वारा? एडम ऑसबर्न के द्वारा कब किया गया था? 1981 में किया गया था। लैपटॉप का आविष्कार किसके द्वारा हुआ है? तो लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न के द्वारा किया गया। एडम ऑसबर्न के द्वारा कब किया गया? तो लैपटॉप का जो आविष्कार है वो एडम ऑसबर्न के द्वारा 1981 में किया गया था। इसमें मुड़ने योग्य एलसीडी मॉनिटर, मतलब जो मॉनिटर रहता है उसको हम मोड़ सकते हैं ना, फोल्ड कर सकते हैं ना। लैपटॉप की बात हो रही है बच्चे। कीबोर्ड हो गया, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी ड्राइव और अन्य पोर्ट भी रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का उपयोग भी किया जाता है। अब चार्ज करने वाली बैटरी का प्रयोग करेंगे तो होगा ये कि अगर लाइट नहीं भी है तो आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये लैपटॉप की खासियत आपकी होती है। अब यहाँ पर से आपको याद रखने वाला चीज क्या है? तो याद रखने वाला चीज ये वाला पॉइंट है कि सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। तो लैपटॉप में जो बैटरी का प्रयोग किया जाता है वो किससे बना होता है बच्चे? तो लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रहेगा आपको। तो सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। पता है अपने को, लैपटॉप में हम इंटरनेट के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। लैपटॉप के बारे में क्लियर हो गई हमारी चीजें। एडम याद रखना है आपको, ठीक है, नाम आपको याद रखना है कि किसके द्वारा आविष्कार इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेटबुक कंप्यूटर। अब ये नेटबुक कंप्यूटर क्या होता है? तो याद रखेंगे यह लैपटॉप का छोटा रूप है। अब लैपटॉप आप देखे थे ना, लैपटॉप से जो छोटा होता है उसको नेटबुक कहते हैं। नोटबुक मत कहना, नेटबुक कहते हैं। नेटबुक जो है लैपटॉप का छोटा रूप है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। अब ये जो नेटबुक है ना, इसका डिजाइन ही इसको इसलिए किया गया ताकि मान लो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर कर रहे हैं, जैसे आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो
ट्रेन से कहीं जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल आप कर रहे हैं तो बहुत आराम से वायरलेस है, गतिमान अवस्था में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो काम आपको करना है आप इसके माध्यम से कर सकते हो। इसी वजह से नेटबुक का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेटबुक का जो आकार है, अगर हम इसके आकार की बात कर लें तो नेटबुक का आकार व वजन लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। आकार मैंने बता दिया ना, लैपटॉप आपका जितना बड़ा होता है ना उससे छोटा होता है आपका नेटबुक। ठीक है, तथा प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। आकार में कम है, स्टोरेज क्षमता भी कम है, प्रोसेसिंग भी कम है, लेकिन यह है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने जरूरी काम उसमें निपटा सकते हैं। इसी वजह से इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है नेटबुक शब्द की जो उत्पत्ति है वो इंटरनेट तथा नोटबुक, इंटरनेट का नेट ले लिया गया और नोटबुक का बुक ले लिया गया और ऐसे करके बन गया आपका नेटबुक। यह भी आपको याद रखना है। तो इंटरनेट का नेट ले लिया गया है और नोटबुक का बुक ले लिया है और इस प्रकार से नेटबुक इसका नामकरण कर दिया गया है। नोटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़ने, वर्ल्ड वाइड वेब का सर्फिंग करने में, ईमेल भेजना, प्राप्त करना, सोशल मीडिया का प्रयोग, वीडियो तथा ऑडियो फाइल अपलोड डाउनलोड करने आदि के काम में नेटबुक का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। कहने का मतलब एकदम सिंपल सा, मैंने वही बताया ना, सफर के दौरान आपको कोई भी जरूरी काम है, जैसे मेल भेजना है, मेल प्राप्त करना है, गेम खेलना है, सोशल मीडिया पर कुछ वर्क करना है, एफ भी चेक करना है या फिर रील्स देखना है, जो भी, ठीक है, उस टाइम पर आप इसका बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यह यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है आपका टेबलेट कंप्यूटर। टेबलेट कंप्यूटर के बारे में क्या बताया गया बच्चे? तो देखिए टेबलेट कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेबलेट एक छोटा सा कंप्यूटर है। टेबलेट भी आप सबने देखा होगा। सबसे पहले लैपटॉप आता है, लैपटॉप से छोटा होता है नेटबुक, नेटबुक से छोटा होता है आपका टेबलेट। टेबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं करते हैं। जानते हैं अपन, टेबलेट एक प्रकार का मोबाइल है हमारे लिए, जिसको जानकारी नहीं है कंप्यूटर बोलते हैं इसको। टेबलेट एक प्रकार का मोबाइल होता है, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए। तो ये भी एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर है, इसमें माउस वाउस नहीं होता, कीबोर्ड वोर्ड नहीं होता। इसमें इनपुट के लिए स्टाइलिश पेन या टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग होता है। अब अगर मान लीजिए उस टेबलेट पे आपको वर्क करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक स्टाइलिश होता है। स्टाइलिश मतलब एक प्रकार का ये भी पेन होता है जिसमें निब बनी होती है, या फिर उसका एक पेन ही आता है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर टच स्क्रीन तकनीक होता है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब टेबलेट चलाने के लिए इतनी सारी चीजें आती हैं, ये आपको बताया जा रहा है। इसमें डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप टेबलेट चला रहे हो और टेबलेट में आपको क्या करना है? डाटा डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्चुअल या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मतलब समझे ना, स्क्रीन के ऊपर में जो कीबोर्ड दिखता है, ठीक है। इसे वाईफाई द्वारा भी इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग इस स्मार्टफोन की तरह भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, इसीलिए इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, वे समस्त स्मार्टफोन्स, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको हाथ में रख करके प्रयोग करते हो, तो जिसको आप हाथ में रख करके प्रयोग करते हैं ना, वे समस्त जो आधुनिकीकरण मशीनें हैं वो आपके हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चे? हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहलाती हैं। याद रहेगा क्या? प्रश्न में आ जाएगा इनमें से कौन सा हैंड हेल्ड कंप्यूटर नहीं है। तो याद रखना, जिसको आप हाथ में पकड़ करके यूज करते हो वह आपका हैंड हेल्ड कंप्यूटर होगा। अब देखो, एप्पल कंपनी का जो आईपैड टैबलेट है ना, यह भी एक कंप्यूटर का ही उदाहरण है। मतलब एप्पल कंपनी का जो आईपैड आता है ना, वो भी क्या है? टैबलेट कंप्यूटर का ही उदाहरण है आपका, क्योंकि उसको भी हम हाथ में पकड़ कर ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पाम टॉप कंप्यूटर। अगला क्या बोल रहा है? पाम टॉप कंप्यूटर। क्या बोल रहा है? पाम टॉप कंप्यूटर। क्या बोल रहा है? पाम टॉप कंप्यूटर। अब देखिए ये क्या है? तो पाम का मतलब हो गया हथेली, मतलब जो टैबलेट है उससे भी ये छोटा हो गया। टैबलेट को तो कम से कम 2 हाथ में पकड़ना पड़ता है, लेकिन पाम टॉप एक ही में आप पकड़ सकते हो। क्या बोल रहा है? देखिए यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर प्रयोग किया जा सकता है। अब क्योंकि इसको आप हाथ में रखकर प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे मिनी लैपटॉप भी कहते हैं। प्रश्न में यही आ जाएगा, मिनी लैपटॉप किसे कहा जाता है? तो मिनी लैपटॉप पाम टॉप कंप्यूटर को कहा जाता है, जिसको आप अपने हथेली में रख करके प्रयोग कर सकते हैं। देख लो मेरा हथेली कितना बड़ा है, पड़ गया तो एकदम छापा पड़ जाएगा। दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि पाम टॉप कंप्यूटर क्या है? तो यह एक प्रकार का एकदम छोटा सा कंप्यूटर होता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज द्वारा इनपुट का कार्य किया जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। जो पाम टॉप कंप्यूटर है ना, इसमें कोई ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी नहीं होता है। इसमें कीबोर्ड की जगह आपका आवाज सुनता है, आवाज सुन करके फिर वो आपका काम करता है। तो आवाज के द्वारा इसमें इनपुट किया जाता है। याद रहेगा आपका, पाम टॉप कंप्यूटर में आवाज के माध्यम
माध्यम से क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड की जगह हो गया ना, इसे फोन की तरह भी आप व्यवहार कर सकते हैं। जैसे आप टैबलेट को फोन की तरह यूज कर सकते हैं, वैसे ही आप पाम कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं, पॉम टॉप कंप्यूटर को भी क्या कर सकते हो, फोन की तरह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्मार्टफोन कंप्यूटर। अब मुझे बताओ, ये स्मार्टफोन कंप्यूटर के बारे में किसको नहीं पता है? कौन है ऐसा जो स्मार्टफोन नहीं चलाता है? हर कोई चलाते हैं, हर किसी को पता है इसके बारे में। तो स्मार्टफोन कंप्यूटर के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो याद रखेंगे बच्चे, यह एक मोबाइल फोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। आ गया क्या आपने को समझ में? स्मार्टफोन मतलब मोबाइल की बात हो रही है, ढक्कन और अच्छे से बता दूं, समझ आ गया? तो स्मार्टफोन भी क्या है, एक प्रकार का ये कंप्यूटर ही है। इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग करते हैं। टेबलेट एक कंप्यूटर है। अब यहां पर से समझना, जो टेबलेट की मैं बताई थी ना, टेबलेट एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फोन की तरह भी किया जा सकता है। मतलब ये जो टैबलेट मैं बोल रही हूं ना, एक्चुअली में वो फोन नहीं है। जो टैबलेट है वो एक्चुअली में कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है। आप भले ही उसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह कर सकते हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन है ना, दूसरी तरफ जो स्मार्टफोन है वो एक फोन ही है जिसका प्रयोग आप कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए, कुछ कार्य तथा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं। चीजें क्या आपने को समझ आई? जो टैबलेट है वह एक कंप्यूटर ही है जिसका प्रयोग आप चाहें तो फोन की तरह कर सकते हो, लेकिन स्मार्टफोन या एक फोन ही है जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर आप एक कंप्यूटर की तरह भी कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है जो यहां पर बताई गई है आपको, ठीक है? अब देखिए, इस स्मार्टफोन का उपयोग एक हाथ से किया जाता है। अब एक हाथ से आप कर रहे हो, जबकि जो टैबलेट है उसका प्रयोग हमको दोनों हाथ से करना पड़ता है। स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों ही हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाएगा। बताइए ना मैं आपको, जिसको आप हाथ से यूज कर रहे हैं वो आपका हैंड हेल्ड ही कहलाएगा, ठीक है? याद रहेगा। अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो इस प्रकार से देखो, हमने सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जाना, फिर हमने मिनी कंप्यूटर के बारे में भी जाना, फिर हमने माइक्रो कंप्यूटर को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। अब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो ये सुपर कंप्यूटर क्या है जी, समझिए। यह आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति का होता है, सबसे बड़ा आकार में और सबसे तीव्र गति का होता है आपका सुपर कंप्यूटर। वर्तमान में इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा ये कंप्यूटर होता है कि उसको आप घर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग बड़े बड़े काम के लिए किया जाता है, जैसे कुछ आविष्कार के लिए, कुछ अनुसंधान के लिए, रक्षा के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं अकाल पड़ने वाला है, मतलब ऐसे बड़े बड़े जो काम है ना, उसके लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रीजन, क्योंकि आकार में भी बड़ा होता है, भंडारण क्षमता भी अधिक होती है, शक्तिशाली भी अधिक होता है, गति भी बहुत होती है। आया क्या समझ में? इसीलिए सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो बड़े बड़े कामों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, क्या है सुपर कंप्यूटर का? तो देखिए, वर्तमान में ये तो देख ली मैं, इसके प्रोसेसिंग स्पीड की जो गणना है, अब यहां पर से समझना, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है किसका, सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी गणना फ्लॉप्स के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? फ्लॉप्स के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? फ्लॉप्स के माध्यम से। और इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे उनके प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किससे कर रहे थे? मिप्स से कर रहे थे। किससे कर रहे थे? मिप्स से कर रहे थे। वहीं सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना किससे कर रहे हैं? फ्लॉप्स से कर रहे हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है बच्चे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या बोल रहा है? फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। याद रहेगा क्या? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। याद रहेगा? फ्लूप्स, क्या रखना है नाम आपको? फ्लूप्स या फिर रख लो फ्लॉप्स, जो आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर में स्पीड की गणना फ्लॉप्स से की जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग